चलिए, आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है 1857 की, एक ऐसी क्रांति की जो सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आज़ादी की एक बड़ी आग को जलाया। तो आइए इस ऐतिहासिक घटना की हर परत को समझते हैं। इसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, और ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये उस जज्बे को, उस पैमाने को सलाम है जो इस विद्रोह के पीछे था। ये वो पल था जब भारत के अलग अलग कोनों से लोग अपनी छोटी छोटी पहचानों से ऊपर उठकर एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी क्रांति आखिर शुरू कैसे हुई? देखिए, हर बड़ी आग की तरह इसकी भी शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही हुई थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने सालों से सुलग रहे गुस्से को एकदम से भड़का दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कहानी शुरू होती है नई एनफील्ड राइफलों से, जिनके कारतूसों को लेकर एक ऐसी अफवाह फैली जिसने आग लगा दी। और इसी अफवाह ने 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों के बीच बगावत शुरू कर दी। और फिर क्या था? कुछ ही दिनों के अंदर ये विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल राजधानी पर कब्जा कर लिया। इसने इस बगावत को एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या सिर्फ कुछ कारतूसों की वजह से इतना बड़ा हंगामा हो सकता था, या फिर ये वो आखिरी तिनका था जिसने दशकों से जमा हो रहे गुस्से के सैलाब को तोड़ दिया? असल में कहानी इससे कई ज्यादा गहरी और पेचीदा है। सच तो ये है कि कारतूस तो सिर्फ एक बहाना थे, एक चिंगारी थे। इस विद्रोह की आग को भड़काने वाला ईंधन तो पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा, नाइंसाफी और निराशा। चलिए इस असंतोष के असली कारणों को समझते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण। अंग्रेज एक एक करके भारतीय रियासतों को हड़प रहे थे। लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता और उसका राज सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। इससे झांसी जैसे कई राज्यों पर सीधा खतरा मंडराने लगा। शासकों में ये डर बैठ गया था कि अब उनकी विरासत भी सुरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं पैसों की। ब्रिटिश नीतियां ऐसी थीं मानो भारत को निचोड़ने के लिए ही बनी हों। किसानों पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए कि वो कर्ज में डूब गए। भारत के छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद हो रहे थे और यहां का सारा कच्चा माल और पैसा लगातार ब्रिटेन भेजा जा रहा था। इसी को धन की निकासी कहा गया, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। और देखिए, मजे की बात यह है कि अंग्रेजों के कुछ सुधार भी लोगों के गुस्से का कारण बन गए, जैसे सती प्रथा को बंद करना या विधवाओं को फिर से शादी करने का अधिकार देना। कई भारतीयों को लगा कि ये उनके धर्म और परंपराओं में सीधी दखलंदाजी है। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ रही थीं, जिससे लोगों का डर और भी बढ़ गया। और आखिर में हम वापस उसी चिंगारी पर आते हैं जिसने इस बारूद में आग लगाई, यानी फौज के अंदर का गुस्सा। भारतीय सिपाहियों को उन कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए कहा गया जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की खबर थी। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक आस्था पर सीधा हमला माना गया। बस यही वो अपमान था जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरठ से उठी ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में एक बड़ी आग की तरह फैल गई। ये विद्रोह सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कई बड़े केंद्र बन गए, जहां बहादुर नेताओं ने बगावत की कमान संभाली। ये संघर्ष कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसके नेताओं से ही लग जाता है। दिल्ली में विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। कानपुर में नाना साहब ने कमान संभाली, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा लिया, और झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने अपने अपने इलाकों में बगावत की मशाल जलाए रखी। इतने बड़े विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। अब सवाल ये था कि वे इस चुनौती का जवाब कैसे देंगे, और इस महासंग्राम का आखिरी अंजाम क्या होगा। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। ये एक बहुत लंबा और बहुत ही क्रूर संघर्ष था, लेकिन आखिर में बेहतर संगठन और हथियारों की वजह से वे इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए। तो अगर सैन्य नजरिए से देखें तो विद्रोह को कुचल दिया गया, पर क्या इसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह से एक विफलता थी? इतिहास हमें बताता है कि हार और जीत हमेशा मैदान पर ही तय नहीं होती। इस विद्रोह का असर उसकी फौजी हार से कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला था।
और यही इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा था। 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने राज को खत्म कर दिया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। ये भारत के शासन में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव था। पर इस विद्रोह का असर सिर्फ राजनीतिक बदलाव तक ही नहीं रुका। इसने भारतीय समाज और लोगों की सोच पर एक ऐसी स्थायी छाप छोड़ी जिससे एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। शायद 1857 की सबसे बड़ी विरासत यही थी। इस साझा लड़ाई ने पहली बार भारतीयों में एक राष्ट्र होने की भावना जगाई। लोगों को यह एहसास हुआ कि वे अलग अलग रियासतों के नहीं, बल्कि एक देश के नागरिक हैं और उनका दुश्मन एक है। इसी भावना ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है, भले ही 1857 का संग्राम अपने पहले लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ, पर क्या ये वही लौ नहीं थी जो 90 साल बाद भारत की पूरी आज़ादी के रूप में जली? ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है।